तो 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ, वो सिर्फ एक याचिका का खारिज होना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा फैसला है जिसका सीधा असर लाखों लोगों की जिंदगियों पर पड़ने वाला है। तो आज हम सब मिलकर इसी सुनवाई की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई अब यहां से आगे का रास्ता आखिर है क्या। और जब मैं लाखों कह रहा हूं तो इसका मतलब समझिए 25 लाख। जी हां, 25 लाख शिक्षक और उनके परिवार। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये एक ऐसी संख्या है जो इस पूरे संघर्ष की गंभीरता और इसके विशाल पैमाने को एकदम साफ कर देती है। तो जाहिर है इतने बड़े फैसले के बाद हर किसी के मन में जो सबसे बड़ा और स्वाभाविक सवाल कौंध रहा है वो यही है कि अब क्या, आगे क्या करना है। और देखें, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, असल में यही वो धुरी है जिसके चारों ओर हमारी आज की पूरी बातचीत घूमने वाली है। तो चलिए सबसे पहले कोर्ट रूम के अंदर चलते हैं। आखिर उस दिन 10 अप्रैल को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच के सामने हुआ क्या था, एक एक करके समझते हैं। सुनवाई में वकीलों की टीम ने एक के बाद एक कई मजबूत तर्क रखे। उन्होंने कहा कि सोचिए, जो शिक्षक 55-56 साल के हो चुके हैं, उनके लिए अब टेट पास करना प्रैक्टिकली कितना मुश्किल है। ये भी कहा कि टेट की जो उम्र सीमा है 18 से 40 साल, वो तो नए लोगों के लिए है, जो पहले से सर्विस में हैं उन पर कैसे लागू हो सकती है। और हाँ, म्यूजिक जैसे विषयों का तो कभी टेट से लेना देना ही नहीं था। मतलब ये सारे पॉइंट्स बेहद तार्किक थे, कोई हवाई बातें नहीं थीं। लेकिन इन सारे तर्कों के बावजूद बेंच का जो रुख था, खासकर जस्टिस दीपांकर दत्ता का, वो कह सकते हैं बेहद सख्त था। कुछ लोगों ने तो इसे रौद्र रूप तक कह दिया। ऐसा लगा कि उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर था कि हमारे पिछले आदेश का पालन हुआ या नहीं। बस इससे कोर्ट का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। तो सवाल ये उठता है कि जब तर्क इतने मजबूत थे तो फिर याचिका खारिज क्यों हो गई। आखिर कोर्ट ने ऐसा क्या देखा जो वकीलों की दलीलों पर भारी पड़ गया। चलिए अब इसके पीछे के कानूनी पहलू को समझते हैं। देखिए, कानूनी तौर पर जो सबसे बड़ी वजह सामने आई वो ये थी कि कोर्ट ने इस याचिका को रेपिटेटिव माना, यानी एक दोहराव वाली याचिका। बेंच को शायद ये लगा कि अरे ये तो वही मामला है जिस पर हम पहले ही फैसला दे चुके हैं और अब उसी फैसले को हमारे ही सामने फिर से चुनौती दी जा रही है। ये बात उन्हें असहज कर गई। और यहीं पर उस दिन का पूरा सार छिपा है। एक तरफ वकील कह रहे थे कि सर, केस के मेरिट्स पर बात करते हैं, नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं, और दूसरी तरफ कोर्ट का फोकस था कि नहीं, पहले हमारे आदेश का पालन कीजिए। ये दो अलग अलग पटरियों पर चल रही बातचीत जैसा था जो कहीं मिल ही नहीं रही थी। और इस पूरे माहौल में, इस सख्त रवैये के चलते कई बहुत जरूरी बातें कह सकते हैं कि अनसुनी रह गईं। जैसे कि ये दलील कि ये याचिका सीधी चुनौती नहीं बल्कि नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय के लिए थी। तर्क ये था कि जिन राज्यों पर इस फैसले का असर पड़ रहा है उन्हें तो कभी सुना ही नहीं गया। व्यापम जैसी परीक्षाओं के ऊंचे स्टैंडर्ड का डेटा भी ठीक से पेश नहीं हो पाया। ठीक है, तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे क्या, क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि अगली सुनवाई के लिए क्या ठोस रणनीति तैयार की जा रही है। तो आगे की जो कानूनी रणनीति है वो 3 मजबूत खंभों पर टिकी है। पहला, मांग की जाएगी कि इस मामले को एक बड़ी संविधान पीठ को सौंपा जाए, 5, 7, 9 या फिर 11 जजों की बेंच को। दूसरा, ये भी अनुरोध किया जाएगा कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए बेंच को बदला जाए। और तीसरा, इस बात पर जोर दिया जाएगा कि ओपन कोर्ट में सुनवाई हो ताकि सभी राज्यों की दलीलें सबके सामने सुनी जा सकें। ये एक बहुत सोची समझी प्लानिंग है। और इस पूरी लड़ाई में जो सबसे बड़ा कानूनी हथियार इस्तेमाल किया जाएगा वो है समानता का अधिकार। तर्क बहुत सीधा और साफ है। जब शिक्षक पहले ही व्यापम जैसी ज्यादा कठिन प्रोफेशनल परीक्षाएं पास कर चुके हैं तो फिर उन्हें टेट से छूट क्यों नहीं दी जा सकती। ये समानता के अधिकार का सवाल है। लेकिन देखिए, कोई भी कानूनी लड़ाई सिर्फ वकीलों के दम पर नहीं जीती जाती। इसमें एकता की बहुत बड़ी ताकत चाहिए। और इस मामले में कुछ ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं जो अगर एक साथ आ जाएं तो पूरा खेल बदल सकते हैं। तो ये खिलाड़ी कौन है? सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई, जो मास्टर ऑफ द रोस्टर होते हैं। वो चाहें तो इस केस को एक नई और बड़ी बेंच को सौंप सकते हैं। दूसरे, खुद भारत सरकार, जो इस केस में एक पार्टी है, वो सभी राज्यों के हितों की बात रख सकती है। और तीसरे, सबसे जरूरी, शिक्षक संघ। ये सब मिलकर एक हस्तक्षेप याचिका दायर कर सकते हैं ताकि इनकी आवाज को भी कोर्ट में औपचारिक रूप से सुना जाए। और इसी उम्मीद और दृढ़ता को डॉक्टर वेणुधर रौतेये के शब्द बयां करते हैं। उनका कहना है कि कानूनी रास्ते बंद नहीं हुए हैं,
जरूरत पड़ी तो हम 11 जजों की बेंच तक जाएंगे, लेकिन न्याय लेकर रहेंगे। ये शब्द बताते हैं कि लड़ाई अभी बाकी है और अब ये एक नए और ज्यादा मजबूत चरण में जा रही है। तो अंत में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि जब किसी कानूनी लड़ाई में प्रक्रिया और नियम एक तरफ हों और दूसरी तरफ लाखों लोगों की जिंदगी और सुने जाने का हक यानी प्राकृतिक न्याय हो, तो एक न्यायपूर्ण व्यवस्था को इन दोनों के बीच संतुलन कहाँ और कैसे बनाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। लेकिन उस पर जाने से पहले एक छोटी सी पर बहुत ही जरूरी बात करनी है। ये हमारे काम करने के तरीके से जुड़ी है और आज ये बात समझना खास तौर पर जरूरी है। हम जो भी जानकारी यहाँ पेश करते हैं वो एक बहुत ही मजबूत वादे पर टिकी होती है और ये एक ऐसा वादा है जिसे हम कभी नहीं तोड़ते। मतलब टॉपिक कितना भी दिलचस्प या जरूरी क्यों ना हो, ये वादा सबसे पहले आता है। यही हमारे काम की असली बुनियाद है। और वो वादा है स्रोत संचालित सामग्री। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ जो कुछ भी बताया जाता है वो सीधे वेरीफाइड सोर्स मटेरियल से आता है। हम अपनी तरफ से एक भी बात नहीं जोड़ते, कुछ भी नया नहीं बनाते। इसी से ये पक्का होता है कि जो जानकारी आप तक पहुंच रही है वो एकदम भरोसेमंद और सटीक है। तो सवाल ये उठता है कि आज का हमारा असल टॉपिक था क्या? एक ऐसा मुद्दा जो वाकई बहुत अहम है और जिसे पेश करने की हमारी पूरी तैयारी भी थी। हमारा फोकस था टीचर्स बनाम मैंडेटरी टेट। जी हां, हम बात करने वाले थे सेवारत शिक्षकों के अनिवार्य टेट के खिलाफ उनके कानूनी संघर्ष की। ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये हजारों शिक्षकों, उनके करियर और देखा जाए तो हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली के भविष्य से जुड़ा है। और हमारी योजना थी कि इस कहानी के हर पहलू को गहराई से समझा जाए। मतलब शिक्षकों का कानूनी संघर्ष क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी या असंभवता का सिद्धांत क्या कहता है। ये एक बहुत दिलचस्प कानूनी सिद्धांत है कि कानून आपसे कुछ ऐसा करने को नहीं कह सकता जो असंभव हो। हम 1950 से लेकर अब तक के आरटीआई डेटा का विश्लेषण करने वाले थे, सीनियर टीचर्स पर इसका क्या मानवीय असर पड़ रहा है उसे सामने लाने वाले थे और आखिर में एक साफ एक्शन प्लान पे भी बात होनी थी। लेकिन यहीं आकर हमें रुकना पड़ा। इस पूरे विषय के लिए जो जरूरी सोर्स मटेरियल था वो हमें दिया ही नहीं गया। और जैसा कि अभी हमने बात की, बिना सोर्स के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि फर्क क्या है। एक तरफ है हमारा वादा और दूसरी तरफ है बिना सोर्स के काम करना। हमारा वादा है कि हम सोर्स मटेरियल को सीधे सीधे समझाएंगे, लेकिन बिना सोर्स के वो तो सिर्फ अटकलबाजी और मनगढ़ंत बातें होंगी। हम स्पष्टता और सटीकता की बात करते हैं और बिना सोर्स के गलत जानकारी फैलने का पूरा खतरा है। हमारा काम तथ्यों को भरोसे के साथ पेश करना है और बिना सोर्स के काम करना तो हमारे उसूलों के ही खिलाफ हो जाएगा। ये हमारा गोल्डन रूल है, आप कह सकते हैं। हमारी प्रोडक्शन की जो गाइडबुक है उसमें यह साफ साफ लिखा है, हम ऐसी कोई भी सामग्री पेश नहीं करते जो दिए गए सोर्स से सीधे न ली गई हो। बस यही नियम हमारी विश्वसनीयता की, हमारी क्रेडिबिलिटी की सबसे बड़ी वजह है।